Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today our topic is obesity और हम obesity पढ़ेंगे. सब टॉपिक है हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप्स विद स्पेशल नीड्स. तो हम obesity इसी लिहाज से पढ़ेंगे कि obesity होती क्या है, क्यों होती है, कॉजेज़ क्या हैं इसके, किस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं, कितनी प्रिवेलेंट है हमारे इन्वायरमेंट में और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. सो लेट्स सी. Definition: accumulation of excess body fat that presents a risk to health. Obesity is the physical state in which the amount of stored fat is excessive. It results when energy intake exceeds energy expenditure. तो हमारी एक तो हमारी बॉडी को फैट चाहिए होती है, ठीक है. विदाउट फैट वी कैन नॉट सर्वाइव. फैट हमें चाहिए होती है इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए. उसके अलावा फैट बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है हमारा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो स्वेटिंग होने में हेल्प करती है. इसके अलावा बॉडी फैट ज़रूरी होती है बॉडी को इंजरी से बचाने के लिए, वुमेन में शेप देने के लिए, बॉडी शेप देने के लिए, ठीक है. तो उसके अलावा भी स्पेशली स्टार्व्ड केसेस में या किसी भी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में कि अगर आप खाना ना खा सकें तो जो बॉडी फैट होती है वही एनर्जी प्रोवाइड करती है. बॉडी की फैट ब्रेक डाउन होती है और उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है. तो बॉडी फैट ज़रूरी होती है, लेकिन अब अगर वही फैट अगर एक्सेस में हो जाए, अगर आप ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, ज़्यादा बॉडी फैट आपकी जमा होना शुरू हो जाएगी, तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह है. तो एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं. और होता क्या है कि ये नॉर्मली ज़्यादातर तब होती है जब हमारी एनर्जी टेक बढ़ जाती है हमारे एनर्जी एक्सपेंडिचर से. मतलब अगर हमारी बॉडी और हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल स्टेटस बैलेंस में रहेगा, अगर हम उतनी ही खाएंगे जितना हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. अगर हमारी इनटेक कम हो जाती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो भी गलत है. अगर हमारी इनटेक ज़्यादा हो जाती है और एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो भी गलत है. और ज़्यादातर जब एनर्जी इनटेक ज़्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो वो उसका मतलब होता है कि ये पर्सन इन ओबीज है या ओवरवेट है. Anyone who is more than 20% above the standard weight of the people of same age, sex and race is generally considered to be overweight. तो अब हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ठीक है. और स्टैंडर्ड वेट से ज़्यादा, अगर स्टैंडर्ड वेट से अगर आपका 20% ज़्यादा हो, ठीक है, जितना भी स्टैंडर्ड वेट है उससे अगर आप 20% ज़्यादा हैं तो आप ओबीज़ हैं. और वो किस तरह से स्टैंडर्ड है, देखिए स्टैंडर्ड हर किसी के हिसाब से है. स्टैंडर्ड आपका एज के हिसाब से होता है, आपकी हाइट के हिसाब से होता है, आपकी सेक्स के हिसाब से होता है, मतलब जेंडर के हिसाब से होता है, और इसके अलावा रेस के हिसाब से होता है. इधर आप एशियन हैं, आप अफ्रीकन हैं, आप अमेरिकन हैं, यूरोपियन हैं, या लैटिन हैं, या हिस्पैनिक हैं, या इंडियन हैं, ठीक है. तो डिफरेंट रेसेस के हिसाब से, डिफरेंट आपकी एथनिसिटीज़ के हिसाब से डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, क्योंकि हर एथनिसिटी का डिफरेंट आपके ने जेनेटिक डेफिनेशन या जेनेटिक मार्कर होता है. फॉर एग्जांपल जापानीज़ बहुत ज़्यादा आपको स्लिम नज़र आएंगे क्योंकि उनके अंदर जेनेटिकली रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का अगर वो सर्टेन वेट से ज़्यादा हों, तो इसीलिए भी वो आपको हमेशा स्लिम नज़र आएंगे, पतले नज़र आएंगे. तो आपकी जो जितना भी जो भी आपका स्टैंडर्ड कंसिडर होता है फॉर ऑल दीज फैक्टर्स, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप 20% ज़्यादा हैं तो आप ओबीज़ होंगे. इसको हम देख लेते हैं किस तरह से 20% ज़्यादा होंगे. असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी. Amount of fat is difficult to measure directly. So indirect measure of body is body mass index.
Body mass index is shown to correlate amount of body fat in most individuals. अच्छा, ओबेसिटी की असेसमेंट जो है डिफरेंट तरीक़ों से होती है, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा तरीका ये होता है ओबेसिटी मेजर करने का हम बॉडी फैट मेजर करते हैं। ओबेसिटी मेजर करने के लिए हम बॉडी की फ़ैट मेजर करते हैं, और बॉडी की फ़ैट मेजर करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। नॉर्मली हम ओबेसिटी का मार्कर जो है ना, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो हम BMI इस्तेमाल करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स ऑल दो डायरेक्ट मेजर नहीं है बॉडी फैट का या ओबेसिटी का, लेकिन इनडायरेक्ट मेजर ज़रूर है ओबेसिटी का, कि उसे हमें काफ़ी हद तक अच्छा सही अंदाज़ा हो जाता है कि इंडिविजुअल ओबीस है कि नहीं है। अदर मेथड्स टू मेजर बॉडी फैटनेस इंक्लूड स्किन फोल्ड थिकनेस मेजरमेंट्स विद कैलिपर्स। ये हम सारे के सारे जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स हैं वो हम पढ़ चुके हुए हैं, जिनमें स्किन फोल्ड थिकनेस आती है, अंडर वाटर वेइंग आती है, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस आती है, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री आती है, एंड आइसोटोप डाइल्यूशन आती है। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। बॉडी फैट मेजर्स के बॉडी फैट मेजर्स में हम अलग से इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम अच्छे तरीके से ओबेसिटी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वो BMI यूज़ होता है। Body mass index is a person's weight in kilogram divided by square of height in meters. A high BMI can be an indicator of high body fatness. ठीक है, तो इसमें बॉडी वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्स, इस सिंपल कैलकुलेशन के ज़रिए से हम BMI निकाल लेते हैं एक इंडिविजुअल का। BMI does not measure body fat directly, but BMI is moderately correlated with more direct measures of body fat. तो डायरेक्टली मेजर नहीं करती, लेकिन मॉडरेटली कोरिलेट करती है, और इसीलिए ज़्यादा कॉमन भी है क्योंकि इट्स इजी एंड इनएक्सपेंसिव। BMI is calculated by this calculation, weight in kg divided by height in meter squares, ये हम कर चुके हुए हैं। Because height is commonly measured in centimeters, divide height in centimeters by 100 to obtain height in meters. अब हाइट को हम मीटर में कैसे लेते हैं? नॉर्मली हम हाइट को सेंटीमीटर्स, जो सेंटीमीटर आपकी जो हाइट इन सेंटीमीटर्स है उसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मीटर्स में आंसर आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल वेट इज 60 kg एंड हाइट इज़ 165 सेंटीमीटर, तो हमने उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो 1.65 मीटर मिल गया। 68 डिवाइडेड बाय 1.65 मीटर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 24.98। 24.98 को हम कर लेते हैं राउंड कर लेते हैं, तो राउंड करके हमारे पास 25 BMI आ जाता है। तो अब हम इसको इस हिसाब से देख लेते हैं। अगर 25 BMI आ रहा है हमारा, यहाँ पे 24.9 आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे है 24.9 और 25, तो हम तकरीबन ओवरवेट की स्टार्टिंग पर है। ठीक है, कि अगर हमारा इससे एक दो पॉइंट भी ऊपर होता है तो हम ओवरवेट कंसिडर होंगे। ठीक है, तो हम ओवरवेट की स्टार्टिंग लाइन पर है। आपका जो हेल्दी BMI होता है, ग्रीन लाइन जो है, हेल्दी BMI 18.5 से 24.9 होता है। अंडरवेट होते हैं आप लेस देन 19.5, और ओवरवेट होते हैं आप मोर देन दिस। और ओबीस जो होता है, हमने पढ़ा था कि 20% मोर होना चाहिए, तो अगर हम इससे 20% मोर करें तो 30 से 34.9 ओबीस। Severely obese is 35 to 39.9 and morbidly obese is higher than 40। ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि ओबेसिटी आपकी 30% पे स्टार्ट होती है और मॉर्बिड ओबेसिटी आपकी मोर देन 40% है। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब ये है कि स्वेरली इतने मोटे हैं कि बीमारी का बहुत बड़ा ख़तरा है, और इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत होती है, और पर्सन चलना फिरना भी एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मॉर्बिडली ओबीस, मॉर्बिडिटी मतलब बीमारी, इसमें बीमारी आपको हो जाती है बीमारी ओबेसिटी की वजह से, तो वो 40% पर आपकी, और आपका जो ओबेसिटी है वो 30 पर होती है आपकी।
इसको हम सिंपल इस तरह के वेट चार्ट से भी मेजर कर सकते हैं। आपकी जो भी हाइट है, ठीक है, आप वो यहाँ से लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज 5'11", ठीक है, और उनका वेट है 55 kg, ठीक है। तो 55 kg को हम इस लाइन से देखते हैं 5'11" पे, तो वो अंडर वेट है, ठीक है। इसी तरह से अगर 5'11" का वेट है 95 kg, ठीक है, तो हम यहाँ से 95 kg को देखते हैं 5'11" पे, तो वो ओवरवेट है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना वेट जहाँ भी है आप वहाँ से देख सकते हैं बहुत इजीली। तो इस तरह से आप वेट चार्ट से भी इजीली अपना वेट मेजर कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जी आप ओबीस हैं कि नहीं है। तो वेट चार्ट से ये होता है कि आपको बीएमआई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अपने हाइट और वेट को आप वेट चार्ट से कोरिलेट कर लें तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आप ओबीस हैं, अंडर वेट हैं या ओवर वेट है। Now, what are types of obesity? Obesity is divided into two types, exogenous and endogenous. एक्सो मतलब बाहर से, एंडो मतलब अंदर से। एक्सो मतलब बाहर के फैक्टर्स की वजह से आपको ओबेसिटी हो सकती है, एंडो मतलब अंदर के आपके अपनी बॉडी के फैक्टर्स की वजह से, बॉडी इश्यूज की वजह से ओबेसिटी हो सकती है। एक्सोजेनस इज ओवर फीडिंग और ओवर ईटिंग विद लेस फिजिकल एक्टिविटी। Many people overeat than caloric requirement, either under happy circumstances or under stressful circumstances or under tension. तो exogenous क्या है कि आपका higher intake then and less expenditure या high eating and less physical activity जो है वो आपकी exogenous sources हैं, ठीक है, exogenous type है। और endogenous source उसकी है, दे मे बी मैनी एंडोजिनस फैक्टर्स, कोई आपके मेटाबॉलिक फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, तो आपका कोई ना कोई सिंड्रोम हो सकता है बॉडी में, तो उस वजह से, ठीक है। तो ये आपकी दो सोर्सेज हैं और इन सोर्सेज को अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपकी कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ ओबेसिटी, और कॉजेज आपके या टाइप्स ही आप कह लें, ठीक है। अब वो डिफरेंट है, एक आपकी एक्सोजिनस और एंडोजिनस टाइप्स हैं, ठीक है। फिर आपकी पैथोलॉजिकल टाइप्स हैं जो कि दो हैं, आपकी हाइपरप्लास्टिक एंड हाइपरट्रॉफिक। इसके बारे में हम लास्ट सेमेस्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, वी कैन डिस्कस इट अगेन। हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी या हाइपरप्लास्टिक टाइप कह लें आप, ये है इट्स अ लाइफ लॉन्ग कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ एडिपोज सेल्स and increase in size of adipose cells. Fat distribution is peripheral and central, but when individual is exposed to weight reduction, adipose cells shrink in size, but number of cells persistently remains same. अच्छा, हाइपरप्लास्टिक जो है उसको आप इस तरह से याद रखें कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं विद नंबर ऑफ साइज, और हाइपरट्रॉफिक जो होती है वो उसमें होता है साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं लेकिन साइज इंक्रीज होता है। तो हाइपरप्लास्टिक जो है वो नॉर्मली, अगर हम नॉर्मली देखें, ठीक है, एज के हिसाब से देखें, तो हाइपरप्लास्टिक जो है एज के साथ होता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपके फैट सेल्स का नंबर भी इंक्रीज होता है और साइज भी इंक्रीज होता है। लेकिन फिर उसके बाद आप जब एडल्ट होते हैं, ठीक है, अगर आपकी हेल्दी हैबिट्स हैं, ठीक है, तो आपका जो बॉडी का एक सेट मार्कर है आपके हाइट वेट के हिसाब से, तो हाइट वेट एज और जेंडर के हिसाब से, तो वो वहाँ पर आके आपका नंबर ऑफ एडिपोज के जो नंबर ऑफ सेल्स हैं दे विल स्टॉप, ठीक है, और साइज भी जो है एक हद तक रहेगा, देन इट विल स्टॉप। अब अगर आप ओवर ईट करते हैं, और ये एज के साथ होता है, एडल्ट ऑनसेट होता है, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, इस तरह से होता है कि आहिस्ता 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 साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसको हम हाइपरट्रॉफिक कहते हैं। नॉर्मली हाइपरप्लास्टिक एंड हाइपरट्रॉफिक आपके फैट सेल्स हैं, आपके एडिपोज सेल्स हैं, ठीक है। एडिपोज सेल्स अगर साइज में बढ़ेंगे तो हम उसको हाइपरट्रॉफिक कहते हैं, अगर नंबर में बढ़ेंगे तो हम उसको हाइपरप्लास्टिक कहते हैं। अगर हम नॉर्मली हम उसको एज के साथ साथ देखें तो उसमें हाइपरप्लास्टिक होता है जिसमें नंबर के साथ साइज भी बढ़ रहा होता है। तो अच्छा, अब अगर हम हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी है, ठीक है,
तो उसमें क्या होगा कि अच्छा इसमें मैं आपको इसका एक और इंसिडेंस बता देती हूँ कि हाइपरप्लास्टिक हाइपरट्रॉफिक देखें, जब आप ओबीज होना शुरू होते हैं, आप ज़्यादा खाना खाना शुरू होते हैं, तो आपका जो फैट सेल्स का एक नंबर था ना, फॉर एग्जांपल आपकी एज बढ़ी, ठीक है, आप एडल्ट हुए और आपकी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट फॉर योर एग्जांपल, आपकी समझ के लिए बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर 200 फैट सेल्स थे, ठीक है, एडिपोज सेल्स थे जिनके अंदर फैट है, ठीक है। अब अगर आप खाना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो वो जो आपके फैट सेल्स हैं उनके अंदर फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, होता जाएगा, उनका साइज बढ़ता जाएगा, उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक, ठीक है। बढ़ते फिर उनकी एक लिमिट आ जाती है, अब उनका साइज और नहीं बढ़ सकता, फिर क्या होगा, बॉडी और ज़्यादा न्यू फैट सेल्स बनेगी, एडिपोज सेल्स बनेगी, न्यू एडिपोज सेल्स बनाएगी, तो उसको हम कहेंगे नंबर इंक्रीज हुआ, अब नए एडिपोज सेल्स बन रहे हैं और सेल्स बनना शुरू हो गए, उसको हम हाइपर प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है, उसमें आपका नंबर बढ़ना शुरू होता है। अब क्या करते हैं, आपको रियलाइज हुआ कि जी 200 फॉर एग्जांपल अगर आपके एडिपोज सेल्स हैं तो आपको 300 या 400 हो गए, ठीक है, हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी, मतलब आपका साइज एडिपोज सेल्स का साइज बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है आपको रियलाइज़ होता है कि आप ओबीस हो गए हैं, आप फैट जो है बहुत ज़्यादा हो गई है बॉडी में एक्यूमुलेट, तो आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, कैलोरीज कम खाना शुरू करते हैं, ठीक है, अच्छा खाना खाना शुरू करते हैं। अब क्या होगा कि आपका जो एडिपोज सेल्स हैं जितने भी हैं, 400 एडिपोज सेल्स अब जिनके अंदर फैट एक्यूमुलेटेड है, उनके अंदर से आहिस्ता 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 फैट कम होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है एक पॉइंट के बाद उनमें से जो है कुछ हद तक उनमें फैट रह जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप वेट रिड्यूस करते जाएंगे, आप कम करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो 400 सेल्स थे अब वो वापस 200 सेल रहेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर एक बार आपका फैट सेल बन गया है, उसमें से फैट तो निकल जाएगी, लेकिन साइज तो उसका कम हो जाएगा, लेकिन वो जो खुद एग्जिस्टेंट अब वो जो बन चुका है वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जब आप वेट रिड्यूस करते हैं तो भी आपका फैट सेल का साइज कम हो जाता है, लेकिन नंबर कम नहीं होता, मतलब अगर 400 तक पहुंच गए तो वो वापस 200 नहीं होगा, 400 ही रहेगा, लेकिन उनका साइज कम हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले ही शुरू में ही आपको वेट इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद ये होता है कि अगर आप ओबीज हो जाते हैं, आपका वेट बढ़ जाता है, तो उसके बाद वापस अपने उसी ओरिजिनल वेट पे आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हाइपर प्लास्टिक ओबेसिटी हो जाती है, मतलब फैट सेल जो हैं वो बन चुके थे, वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो एक हद तक आप जो है बिल्कुल एक्सट्रीम आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते, या फिर ये होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जी ठीक है, चलें आप तकरीबन हद तक उसी कुछ पाउंड्स का ऊपर नीचे करके आप उसी वेट पर आ गए हैं, लेकिन फिर ये होता है क्योंकि फैट सेल्स बने होते हैं, तो आप अगर कुछ भी खाते हैं ना तो बहुत जल्दी उनका साइज़ वापस आ जाता है, क्योंकि दे आर एग्जिस्टेंट, क्योंकि वो बने होते हैं, तो इसीलिए उनका साइज सेल बढ़ जाता है। तो ये था आपका पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ ओबेसिटी के हाइपरप्लास्टिक और हाइपरट्रॉफिक का कॉन्सेप्ट की क्या होता है। सो नेक्स्ट इज, अब शेप के हिसाब से अगर हम देखें, बॉडी ओबेसिटी की शेप के हिसाब से देखें तो दो शेप्स होती हैं, एक होती है एंड्रॉयड और एक होती है गायनॉयड। एंड्रॉयड शेप इज एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, और ये ज़्यादातर होती है आपकी अपर बॉडी में, ठीक है, आपके आर्म्स, आपका चेस्ट रीजन, आपकी एब्डोमेन, ठीक है, और ये सब आपके मोटे होते हैं। Excess fat is located in central abdomen waist to hip ratio, and waist to hip ratio is more than in females 0.8 and in males 1.0, इससे अगर ज़्यादा होगी तो आपकी ओबेसिटी होती है। और एंड्रॉयड शेप जो है ज़्यादातर मेल्स में पाई जाती है, एब्डोमेन उनका बढ़ता है, ठीक है। गायनाइड जो होती है वो पेयर शेप्ड होती है, और वो आपकी लोअर बॉडी ओबेसिटी होती है,
मतलब आपके थाई एरिया में, आपके हिप्स एरिया में, थाइज में और आपके एब्डोमेन में, तो वो आपका लोअर साइड जो होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है। एक्सेस ऑफ फैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आपकी जो लॉन्ग बोन्स हैं, जो आपके लॉन्ग मसल्स हैं, उसको हम एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब नीचे, बॉडी के जो नीचे वाला एरिया है। वेस्ट टू हिप रेशियो इज लेस देन, वही है, इसकी तीन तरीके से हम इसको देखते हैं कि गायनाइड ओबेसिटी में वेस्ट टू हिप रेशियो जो है फीमेल्स में लेस देन 0.8 और मेल्स में लेस देन 1.0 होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि आपकी गायनाइड ओबेसिटी है, आपकी ओबेसिटी है। इसके अलावा वेस्ट जो होती है, नॉर्मली वेस्ट जो होती है मेल्स में अगर 40 इंचेस से ज़्यादा हो या 40 इंचेस हो तो वो मेल ओबीस है, और फीमेल्स में अगर 35 इंचेस हो और इससे ज़्यादा हो तो वो फीमेल ओबीस है। ठीक है, इस तरीके से हम जज कर लेते हैं गायनाइड ओबेसिटी को। तो हम किन तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं बॉडी फैट ओबेसिटी? तो उसमें आपकी वेस्ट टू हिप रेशियो आ जाती है और वेस्ट रेशियो आ जाती है, आपकी वेस्ट साइज आ जाता है। ठीक है, तो आपकी टाइप्स ऑफ ओबेसिटी हैं एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस, हाइपरप्लास्टिक एंड हाइपरट्रॉफिक, एंड एंड्रॉयड एंड गायनॉइड। अब हम देख लेते हैं कि ओबेसिटी के कॉजेज़ क्या हैं। Obesity is most commonly due to overeating than required calories. ज़्यादातर तो आपकी ओबेसिटी मतलब तकरीबन आपके अच्छे खासे आपके 50% केसेस जो हैं ओबेसिटी के वो ज़्यादातर आपकी ज़्यादा खाना खाने की वजह से होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं और वो मतलब क्यों आप ज़्यादा खा रहे हैं या क्या कॉज है, तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है जेनेटिक इन्फ्लुएंस। Obesity occurs more frequently in members of certain families and accounts for 30% to 50%. अच्छा, जेनेटिक इन्फ्लुएंस ये है कि अगर आपके पेरेंट्स ओबीज हैं तो मोस्ट प्रोबेबल केस होगा कि बच्चे भी ओबीज होंगे। अगर मॉम और डैड दोनों लीन हैं, ठीक है, पतले हैं, तो उनके बच्चे ज़्यादातर पतले होते हैं। तो इस तरह से होता है। या अगर आपके सर्टेन फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेरेंटल साइड पे आपके फैमिली मेम्बर्स ओबीज हैं, मैटरनल साइड पे आपके फैमिली मेम्बर्स लीन हैं, और तो उसमें इस तरह से होगा कि आधे बच्चे ओबीज होंगे, आधे बच्चे जो हैं लीन होंगे। ठीक है, तो वो जनरली होता है ना, कहते हैं कि ये तो कुछ भी खाए इसको लगता नहीं है, और कुछ कहते हैं मैं तो सिर्फ पानी पीऊँ तो मुझे लग जाता है। तो उसमें काफ़ी हद तक आपका जेनेटिक फैक्टर रोल प्ले कर रहा होता है। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो होता है उनमें आ जाता है ईटिंग मोर देन रिक्वायर्ड, आप ज़्यादा खाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंडोक्राइन प्ले रोल इन इंक्रीज्ड वेट और ओबेसिटी। प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो रोल प्ले करता है। आपके हार्मोनल्स इस तरह के सिक्रीट होते हैं और चेंजेस इस तरह के आते हैं बॉडी में, फिर बॉडी खुद फिजियोलॉजिकली इस तरह से चेंज होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर औकात इस तरह से हो जाता है कि वुमेन वेट इंक्रीज़ कर लेती हैं, और फिर प्रेगनेंसी के बाद बहुत मुश्किल होता है उनके लिए वापस अपना प्री प्रेगनेंसी वेट लाना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादा तो ऐसा होता है कि डिलीवरी के 3 मंथ्स के बाद तक, 3 मंथ्स तक तो उनका वेट वैसा ही रहता है, और 3 मंथ्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका लूज़ होना शुरू होता है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में भी वेट इंक्रीज़ होता है, और इसके अलावा आपकी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस होती हैं, ठीक है, इनके यूज़ करने से भी, अगर ये बहुत देर तक आप यूज़ करते रहें, ठीक है, तो तब भी वी यूज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस इन फैमिली प्लानिंग, तो तब भी आपका वेट जो है वो इंक्रीज़ होने का ख़तरा होता है, जिससे ओबेसिटी का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल में ज़्यादा खाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग आफ्टर मेनोपॉज, एंड continued use of oral contraceptions. नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक। आपके कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस अगर हो जाएं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हों, मेटाबॉलिक इश्यूज हों, ठीक है, तो तब भी आपकी ओबेसिटी हो सकती है। इसकी मैं एक एग्जांपल है डायबिटिक डिस्लिपिडीमिया।
डायबिटिक डिसलिपिडीमिया में आपकी जो है फैट लेवल इंक्रीज हो जाता है, और वो डायबिटीज़ के दौरान अगर आपका फैट लेवल भी इंक्रीज हो जाए, तीनों टाइप की बॉडी में जो फैट्स होती हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाए, तो भी आपको ओबेसिटी का हायर चांस होता है। इसी तरह से हाइपोथैलेमिक इंजरीज हों, अगर injuries and lesions cause people to eat more and become obese. हाइपोथैलेमिक आपका सेक्शन वो है जो आपके बॉडी में इस तरह के हार्मोन्स कॉज करता है, जो कि आपको आप कह लें कि कंट्रोल करता है, आपकी भूख के सिग्नल्स देता है, और हाइपोथैलेमिक सेक्शन ही है। फॉर एग्जांपल अगर भूख लग रही हो, ठीक है, तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमिक सेक्शन को बॉडी जो है हार्मोन्स आपके इस तरह के एंडोक्राइन सेल्स आपके हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जैसे कि ग्रेलिन है, ठीक है। ग्रेलिन जो है वो आपके स्टमक में होता है। अगर आपको भूख लग रही होती है तो ग्रेलिन सिक्रीट करता है और वो जाता है आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमिक सेक्शन में। हाइपोथैलेमिक सेक्शन उसको इंटरसेप्ट करता है और बॉडी को बताता है कि अब हमें भूख लग रही है, खाना खाना है, ठीक है। इसी तरह से जब आपका पेट भर जाता है, ठीक है, तो आपकी जो फैट सेल्स हैं वो लेप्टिन सिक्रेट करते हैं। लेप्टिन का सिग्नल जाता है, जैसे ही लेप्टिन सिक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमिक सेक्शन वो आपका जो हाइपोथैलेमिक सेक्शन है ब्रेन का वो डिटेक्ट करता है कि अच्छा अब हमें जो है खाना खाना कम कर देना चाहिए। तो इसमें आपके लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन्स काम आते हैं। और अगर हाइपोथैलेमिक इंजरी हो जाए तो आपको जो है भूख कम लगती है या आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, तो उसमें भी आप ओबीस हो सकते हैं। इसके अलावा एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स होंगे तो आपका इसका मतलब ये है कि जो ग्रेलिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ग्रेलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपकी फिर से इस तरह से आपके इनटेक सिग्नल्स में या आपकी एपेटाइट सिग्नल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी हार्मोन्स होते हैं जो इसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स की वजह से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, एक नहीं बहुत सारे होते हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपोपैराथायराइडिज्म है। हाइपरपैराथायराइडिज्म में या हाइपरथायराइडिज्म में इंसान पतला हो जाता है, और हाइपोथायराइडिज्म में इंसान मोटा हो जाता है, ठीक है। तो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर जो है उसकी वजह से आपका एक साइड इफेक्ट है कि आपका वेट इंक्रीज हो सकता है। देन कम्स एज। Moderate accumulation of adipose tissue may occur at any age but more common at middle age. अच्छा, तो आपका जो adipose tissue है जनरली आपकी एज इस तरह से हो जाती है, एज के साथ साथ बॉडी जितनी एक्टिव थी वो कम होना शुरू हो जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम होना शुरू हो जाती हैं, तो BMR जो है आपका स्लो होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपका एक चेंज ये होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपकी एडिपोज जो वहाँ जहाँ आपकी एडिपोसाइट्स हैं, जहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन होती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इट कम्स विद एज। तो इसके अलावा सेक्स आपका कि कौन सा जेंडर है। फॉर एग्जांपल एडल्ट वुमेन आर मोर प्रोन टू ओबेसिटी एज कम्पेयर टू मेन because they naturally have more body fat than men. इसमें ये कि जो एडल्ट वुमेन है, जैसे जैसे एज बढ़ती है एडल्ट वुमेन जो हैं उनमें ओबेसिटी का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि नेचुरली भी ऐसा होता है। एक तो एज का फैक्टर होता है, दूसरा नेचुरल बॉडी की शेप इस तरह से होती है कि वुमेन में बिकॉज ऑफ बॉडी कर्व्स एंड ड्यू टू द ब्रेस्ट टिश्यूज़ आपकी जो फैट है, बॉडी की फैट कंपोजिशन जो है वुमेन में ज़्यादा होती है और मेन में कम होती है। तो मेन में आपकी सॉरी दीज आर रिटन रॉन्ग, मेन में आपकी 15 to 18% होनी चाहिए बॉडी फैट कंपोजिशन, और वुमेन में 20 to 25% होती है नेचुरली।
तो इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से वुमेन आर मोर प्रोन टू ओबेसिटी। और स्पेशली जब वुमेन मेनोपॉज में जाती हैं तो भी हार्मोनल इम्बेलेंसेस इस तरह के होते हैं, कुछ हार्मोन्स जो एक्टिव होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ओबीज होने का उनको बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो वुमेन इन मेनोपॉज बिकम ओबीज एंड मोर फ्रीक्वेंट टू बिकम obese in pregnancy and prolonged use of oral contraceptives। तो इनमें सारे आते हैं, मेनोपॉज आ जाता है, प्रेगनेंसी आ जाता है और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत कॉमन है और इनका बहुत बड़ा रोल है ओबेसिटी के साथ लिंक्ड। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का हाई रोल है ओबेसिटी के साथ, मतलब 50% आपके जो फैक्टर्स आते हैं या आपकी जो ओबेसिटी आती है उनकी वजह से होती है। दीज इंक्लूड हायर कैलोरिक इंटेक, आप ज़्यादा खाना खाते हैं, इंक्रीज्ड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म है, चलना फिरना बिल्कुल ख़त्म है। अगर आप क्वारंटीन में देख लें अभी तो ज़्यादातर लोग घर बैठे हुए हैं। Students are not going to the workplaces, they are not playing outside, they are not going to the gym, teachers are sitting at the home, ठीक है, lectures आपके घर पर हो रहे हैं, लैपटॉप पर हो रहे हैं। तो ज़्यादातर अभी अगर आप अभी तो चलें कोरोना है, ठीक है, ये पेंडेमिक है, अगर आप पेंडेमिक के अलावा देख लें तो ज़्यादातर हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। ज़्यादातर लोग जो है बैठना पसंद करते हैं, कुछ लोगों की डेस्क जॉब होती है, ठीक है। सेडेंट्री मीनिंग आपकी मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा कम अगर फिजिकल एक्टिविटी हो, ठीक है, ज़्यादा चलें फिरें ना, फिजिकली एक्टिव ना हो तो आपको ओबेसिटी हो सकती है। उसके साथ अगर कैलोरिक इंटेक भी ज़्यादा हो जाए तो फिर डेफिनेट चांस है ओबेसिटी का। इसके अलावा शुगर कंटेनिंग बेवरेजेस हम बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं, ठीक है, नॉर्मल कंजम्पशन है हमारी, जैसे जितने भी सोडाज हैं हमारे, कोका कोला, पेप्सी, फांटा, मिरिंडा, एनर्जी ड्रिंक्स, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं, एनर्जी ड्रिंक्स के साथ तो एक आप कह लें कि हिप इमेज है कि दोज पीपल हु ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक्स, ठीक है, जैसे कोई भी आप ले लें, रेड बुल ले लें, आप स्टिंग ले लें, आप रूस्टर ले लें, कोई भी आप एनर्जी ड्रिंक ले लें, तो लोग समझते हैं कि दे आर कूल इफ़ दे ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, या अपनी नींद ख़त्म करने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, कोई भी रीज़न हो, ठीक है। फिर उसके अलावा जितने भी हमारे प्रोड्यूस्ड जूसेस हैं, ठीक है, उनसे भी आपकी, क्योंकि जूसेस जो हैं वो ज़्यादातर 70-80% शुगर होते हैं, तो वो भी आपके जूसेस भी फिर इस तरह की चीज़, जैसे आप फ्रेपेचिनोज ले रहे होते हैं, आजकल बाज़ार में जाएं ओरियो शेक्स लेते हैं, चॉकलेट शेक्स ले रहे होते हैं, ठीक है, वो भी ज़्यादातर आपकी शुगर होती है क्योंकि इनके अंदर क्रीम होती है, क्रीम इज़ ऑल फैट एंड शुगर। तो इस हिसाब से आपके जो शुगर कंटेनिंग जिस तरह के भी बेवरेजेस हैं उनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। फिर उसके बाद बाहर खाना बहुत ज़्यादा हाई हो गया। जब भी आप बाहर जाके खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, तो ऑलवेज़ बहुत कम होता है कि आप कुछ अच्छा ऑर्डर करेंगे, ठीक है, या कुछ हेल्दियर ऑर्डर करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं कि बाहर जाके भी सैलेड्स खाएं, ठीक है। यू नॉर्मली ईट आउट एंड यू आर विद फ्रेंड्स, तो एक फेस्टिव माहौल होता है, आप ज़्यादा खाते हैं। उसके अलावा बाहर का खाना वैसे भी, एक तो आपकी कंज्यूमर की अपनी हेल्दी चॉइस नहीं होती, दूसरा नॉर्मली खाना भी जो है उनके लार्ज पोर्शन साइजेस होते हैं, लार्जर पोर्शन साइजेस फॉर प्रिपेयर्ड फूड। इस पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हुए हैं कि नॉर्मली जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ार में एक बेगल जो है उसका सर्विंग साइज़ होता है 1/2 आउंस। एक इंसान के लिए बेगल का जो सर्विंग साइज़ है वो 1/2 आउंस ऑफ बेगल है, लेकिन बाज़ार में हमें 6 आउंस का बेगल मिलता है। तो प्रिपेयर्ड साइज़ बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बाज़ार से जाके ऑर्डर करें, ड्रिंक ऑर्डर करें, ठीक है, तो नॉर्मली आपको जो या आप फॉर एग्ज़ाम्पल राइस ऑर्डर करते हैं, तो राइस कभी भी आपको एक प्लेट के हिसाब से या सर्विंग साइज़ के हिसाब से नहीं मिलेंगे, ठीक है। 1 कप ऑफ राइस आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपको अक्सर जो है इतना राइस मिलता है कि 2 लोग या 3 लोग आराम से बैठ के खा लें, ठीक है। तो लार्जर पोर्शन साइजेस की वजह से कंज्यूमर को लगता है कि ये एक इंसान के लिए है, तो इस तरीके से हमारा बिलीव हो गया है कि इतना खाना नॉर्मल है, हालांकि ऐसा नहीं है। इंसान हमारी रिक्वायरमेंट जो है बहुत कम होती है।
इसके अलावा फ़ास्ट फूड सर्विस रेस्टोरेंट्स, जब हम बाहर खाते हैं तो ज़्यादातर हम फ़ास्ट फूड सर्विस रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, जैसे जहाँ पे आपको बर्गर्स मिलते हैं, फ्राइड आइटम्स मिलते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ास मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आपका फैट जो है बढ़ाते हैं, आपको ओबेसिटी का चांसेस में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कैलोरीज इनमें बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, फैट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा डिमिनिशिंग फैमिली प्रेजेंस ऑफ मील्स। अच्छा, एक ये चीज़ है, रिसर्च भी है, अगर आप खुद भी नोट करें तो अगर आप अकेले खाएं आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अगर आप टेबल पे बैठ के, स्पेसिफिकली टेबल पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ अगर आप खाना खाएं तो कंपैरेटिवली आप कम ही खाएंगे। आप मतलब फिर भी होता है, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं खाया जाता। बहुत ज़्यादा चांस है, आप खुद भी नोट कीजिएगा, अगर आप अकेले खाएंगे, ठीक है, तो आप ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अगर पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के एक मील खाती है तो आप कम खाएंगे। मैं अपनी एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं मेस में जब भी होती थी मैं बहुत कम खाना खाती थी, ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता था, एक बार पॉइंट के बाद हाथ रुक जाता था और सेटाइटी लेवल फुल हो जाता था। लेकिन क्या कहते हैं, तो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। और लेकिन जब जब इस तरह से होता था कि फेस्टिव एनवायरनमेंट होता था, घर में होते थे या अलग होते थे, या मील्स नहीं होते थे, मेस में खाना नहीं खाते थे, घर पे या रूम में बैठ के खाना खाते थे, तो तब जो है आई रियलाइज्ड कि या दोस्त हो जो मेस में नहीं खाना खा रही हैं, घर में खाना खा रही हैं या अपने रूम्स में खाना खा रही हैं, उन लोगों का वेट जो है ज़्यादा है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा एक ये भी फैक्टर आ जाता है। इसके अलावा रिड्यूस्ड फिज़िकल एक्टिविटी, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। नॉर्मली आप जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, या स्पोर्ट्स नहीं है आपकी, या जिम नहीं है, या आप नॉर्मली वॉक पे लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, तो फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा टेलीविज़न व्यूइंग बढ़ गई है, वीडियो गेम्स बढ़ गई हैं। हमारे पहले ज़माने में एंटरटेनमेंट जो होती थी, जब टेलीविज़न नहीं था, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आम नहीं थी, तो सोशल मीडिया नहीं था, तो पहले ज़माने में लोगों की जो एंटरटेनमेंट होती थी, इट वाज बुक रीडिंग और गोइंग आउट और प्लेइंग विद अदर पीपल, ठीक है, या घर के काम कर लेना, कुछ ना कुछ वो तो है, फिजिकली एक्टिव होते थे। लेकिन क्योंकि अब टीवी बढ़ गया है, ठीक है, टेलीविज़न व्यूइंग बढ़ गई है, आपको घर बैठे बैठे अपने सोफे पे बैठे बैठे लगता है कि आपने पूरी दुनिया घूम ली है, ठीक है, तो उस वजह से फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। उसके अलावा स्लीप ड्यूरेशन, ये बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे की नींद लेना, डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से 8 घंटे की, 9 घंटे की, 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नींद पूरी नहीं लें तो आपकी इस तरह के हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ सकता है, और स्पेशली वुमेन में वेट बहुत बढ़ता है अगर आप अपनी प्रॉपर स्लीप ना लें, जिसको वुमेन कहती हैं ब्यूटी स्लीप लेना। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मेन एंड वुमेन कि आपके लिए इट्स इवन इम्पॉर्टेंट कि आपका वेट भी जो है कम होता है स्लीप से। और कई केसेस में देखा गया है कि 2 पाउंड्स उन लोगों का बढ़ गया जिन लोगों की कुछ अर्सा के लिए स्लीप कम हो गई थी। चेंजेस इन एलिमेंट्स ऑफ बिल्ट इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ साइड वॉक्स एंड प्ले ग्राउंड्स। तो इसमें आपका आ जाता है कि आजकल की हमारी इन्वायरमेंट और हम लोग की फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। इसमें जो है आ जाता है कि हमारे एस्केलेटर्स बनना शुरू हो गए हैं, हमारे लिफ्ट्स बनना शुरू हो गए हैं, ज़्यादातर लोग लिफ्ट्स यूज़ करते हैं, एस्केलेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा आराम हो गई है और आसान हो गई है, ज़्यादातर लोगों ने कहीं भी जाना है तो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत सस्ती हो गई है हर जगह पे, तो लोग जो है ऑप्ट आउट कर लेते हैं खुद चलने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, ठीक है। उसके अलावा फिर हर किसी के पास, हर फैमिली में हर किसी के पास कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बाइक है या गाड़ी है, ठीक है, तो बहुत कम लोग होता है जो साइकिल यूज़ करते हैं। उसके अलावा फिर हमारी बिल्ट एनवायरनमेंट में चेंजेस आना, जैसे हमारी प्लेग्राउंड्स अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं, या प्लेग्राउंड्स इतने अच्छे तरीके से बने नहीं होते, हर कम्युनिटी में प्लेग्राउंड नहीं बना होता, हर कम्युनिटी का अपने पार्क्स नहीं है,
अगर आप हमारे पाकिस्तान में देख लें तो इस्लामाबाद में, एक्सेप्ट फॉर इस्लामाबाद जहाँ पे हर कम्युनिटी का अपना मरकज़ है और प्लेग्राउंड्स हैं, उनके अलावा अगर आप देख लें हर जगह बाकी जगहों पे देख लें तो बहुत कम है कि प्लेग्राउंड्स बने हों या पार्क्स बने हों या लोग उनको यूज़ करते हों या वो प्रॉपर केप्ट अप कंडीशंस में हों। तो इस तरह के अगर चेंजेस ख़त्म हो जाना, आपके पार्क्स ख़त्म हो जाना, उसकी जगह पे बिल्डिंग्स बनना शुरू हो जाना, कि कोई जगह नहीं मिलनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए, तो भी मुश्किल हो जाता है और फिज़िकल एक्टिविटी भी आपकी कम हो जाती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ओबेसिटी में। और इन आजकल के हमारे लाइफस्टाइल, सबसे बड़ी चीज़ हमारा लाइफस्टाइल हो गया है। डेस्क जॉब्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले ज़माने में सिर्फ 4-5 घंटे की जॉब होती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में हर जगह पे जॉब रिक्वायरमेंट 8 आवर्स, 6 आवर्स, 9 आवर्स की है। और उसके अलावा ज़्यादातर डेस्क जॉब्स होती हैं तो आपको बैठ के काम करना होता है, पोस्चर ख़राब हो जाता है और आपका वेट उसकी वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं जो काम में आ रहे हैं और जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। सो नेक्स्ट में हम इनकी ट्रीटमेंट्स देख लेंगे और प्रिवेंशन देख लेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क मी।